सो फिर जिन्होंने ज्वाइन कर देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स का काफ़ी शुक्रिया कि उन्होंने क्या नाम है ये प्लेटफॉर्म बनाया है। काफ़ी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब मैं था मेरे वक्तों में ऐसा नहीं, कुछ नहीं था। अच्छी बात है कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो हमारी मैथमेटिक्स कम्युनिटी है, तो उनके लिए उनको मोटिवेट करने के लिए ना काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा तो अ, अच्छा सर, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम नौफल सकरान है। मैंने बैचलर्स अपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया था, और 2021 में मैं अपना बैचलर्स किया था। और उसी वक्त 2021 में ही, मतलब बैचलर्स ख़त्म करने के 2 महीने बाद ही मैं एडमिशन हो गया था। तो मैंने मास्टर्स मास्टर्स नहीं किया था, बस सीधा डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हुआ था। तो इस सिलसिले में मैं एक स्लाइड तैयार किया, उससे मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी जी। यस, आई थिंक सो। जी जी, बिल्कुल विजिबल। अच्छा, ये जो स्लाइड है, ये आप ना, अगर या मेरा नाम लिखेंगे nofusakran.com, तो मेरी वेबसाइट में रिसोर्सेस में जाएंगे, तो और सबसे आखिर में ये स्लाइड आपको अवेलेबल है। तो आप खुद भी बैठ के इसको सर्च कर सकते हैं, और बाद में भी बैठ के देख सकते हैं रेफरेंस। अच्छा तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि यूएसए क्यों हम चुनते हैं, मतलब वाई यूएसए। तो उसमें इसकी काफ़ी रीजंस है कि यूएसए एक बहुत अच्छा मुल्क है। उसमें ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप या मेहनती बच्चे हो ना, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। आपका नाम है, आपको यहाँ बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, मतलब हर साल मतलब काफ़ी कॉन्फ्रेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होती है, और कॉन्फ्रेंस को बस अटेंड करने के लिए आपको फंडिंग देते हैं। ये नहीं कि आपको कॉन्फ्रेंस में आपको पेपर भी सबमिट करना हो। आपको बस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए वो आपको उसकी भी फंडिंग देते हैं। मैं जब पहले साल आया था, मेरे सुपरवाइजर ने काफ़ी पुश किया था, और मैं पहले साल में बिना किसी पेपर के मैं कोई कोई 6 7 8 कॉन्फ्रेंसेस भेज ली थी। तो मतलब यहाँ कहने का मकसद है ये है, यहाँ जब किसी को कोई अगर कुछ गेन करना चाहता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा उसके लिए अपॉर्चुनिटीज है। और दूसरा जो सबसे अच्छी बात है यूएसए के बारे में, तो यहाँ आप जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली फंडिंग के लिए कंसीडर होते हैं। आपको कोई स्पेशली फंडिंग के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। इनका जो सिस्टम है, इनके सिस्टम के अंदर आपको टीएशिप देते हैं, टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो उसी में आपकी सारी फंडिंग होती है। तो आपको किसी एक्सटर्नल फंडिंग सोर्स के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। जब आप कभी भी आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो जब आप एप्लीकेशन में खोलोगे ना, तो वहाँ एक छोटा सा बॉक्स आएगा, डू यू नीड फंडिंग, बस आपको यस करना है, और नो क्वेश्चन आस्क। तीसरी बात, आपको मास्टर्स की जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। आप बैचलर्स के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। पर गिवन दैट आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, आपने बैचलर्स के अंदर और भी बहुत कुछ किया हो, और मतलब सोसाइटीज में हो, मतलब जैसे ये मैथमेटिक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म हो गया, इस प्लेटफॉर्म में आप हो, मतलब इस तरह का कोई आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो ना, तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद होता है। और मास्टर्स के बाद तो कर ही सकते हैं, मगर यहाँ अमेरिका में बैचलर्स के बाद भी कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो कंपटीशन होता है ना, वो हमारे जो पूरा रीजन कंसिडर किया जाता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। तो इंडिया से अक्सर जो लोग अप्लाई करते हैं, वो मास्टर्स के बाद अप्लाई करते हैं। तो इसके वजह कभी कभी है ना, तो कंपटीशन ज़्यादा टफ हो जाता है। मगर बाय लॉ आप बैचलर्स के बाद कर सकते हो। यहाँ जितने भी अमेरिकन आते हैं, वो बैचलर्स के बाद ही आते हैं, वो मास्टर्स नहीं करके आते हैं। तो ये ये कुछ फायदे हैं यूएसए चूज करने के लिए। तो मतलब हर कोई बंदा बैचलर्स के बाद जरूर अप्लाई करे। अगर हो गया वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो मास्टर्स करके अप्लाई करे। आपके पास मतलब ये इन द पीरियड ऑफ 3 इयर्स आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ये जोड़ने के और अच्छा, बाद में इसको एड्रेस करूँ क्वेश्चन को। अच्छा, इस टॉक में मैं इन सब पॉइंट्स को टारगेट करूंगा कि ये मतलब सबसे पहला हम कहते हैं प्रोफेसर को रीच आउट करना,
अगर रीच आउट करना भी है तो किस तरह रीच आउट करना चाहिए, ईमेल सॉरी जनरल। अनोफर भाई, क्या आप जी इसको जी। प्रेजेंटेशन मोड में चेंज कर सकते हैं? आई थिंक सो वो शायद कुछ लोगों को। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं कर लेता थैंक यू। हूँ। और कोई भी अगर क्वेश्चन है प्लीज इंटरप्ट कर लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले प्रोफेसर को रीच आउट कैसे करना, और ईमेल किस तरह की आपकी होनी चाहिए, और जर्नल एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है, सीवी सीवी में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट, रेफरेंस लेटर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और यूनिवर्सिटी लीज वीजा प्रोसेस और कुछ रिसोर्सेस। अच्छा। अच्छा, सबसे पहले अमेरिका मतलब अप्लाई करने के लिए आपको प्रोफेसर को रीच आउट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, मतलब आपने मतलब पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मतलब जैसे कॉम्पिटिशन्स भी काफ़ी होते हैं पाकिस्तान मैथमेटिक्स के। तो आपको इन कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना चाहिए, और इन कॉम्पिटिशन्स का आपकी सीवी में बहुत असर पड़ता है, अगर आप इनमें जीतते हैं या कोई भी मतलब इस तरह की चीज़। तो पता है, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, आप खुद जाके आप डायरेक्टली अप्लाई करें, ऐसा कोई मसला नहीं। मगर प्रोफेसर को रीच आउट करना भी इसमें कोई हार्म नहीं। तो सबसे पहले रीच आउट करने के लिए काइंडली प्रोफेसर को ना सही तरह स्टडी किया करें। जो बैचलर्स के लोग होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है प्रोफेसर को स्टडी करना, क्योंकि मतलब इतना मैथमेटिकल मतलब वो इतना पता नहीं होता मैथमेटिक्स के बारे में तो ज़्यादा। मतलब जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने रिसर्च थोड़ी बहुत की होती है, तो उनको ज़्यादा पता होता है कि प्रोफेसर की प्रोफाइल में क्या देखना चाहिए, और प्रोफेसर और मतलब मैथमेटिकल रिसर्च एरियाज क्या क्या होते हैं। तो जब भी प्रोफेसर को रीच आउट करना, तो काइंडली बी वेरी चूजी अबाउट दैट, और बिल्कुल मतलब जो प्रोफेसर आपको पसंद आ रहा है, और जो मतलब उनकी प्रोफाइल देख के, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख के उनको ईमेल भेजना। जितने कम को भेजोगे उतना बेहतरीन है। एक यूनिवर्सिटी में हर किसी को नहीं भेजनी, एक यूनिवर्सिटी में सब एक दो मैक्सिमम को भेजनी चाहिए। और और उसमें आप अच्छा, भेजनी चाहिए। और उसमें से आपने उनको पोलाइटली मैं रिक्वेस्ट करना है कि मैं आपके साथ आपके काम में मैं इंटरेस्टेड हूँ, और मैं चाहूँगा कि अपनी पीएचडी आपके काम आपके अंदर करना चाहूँ। अमेरिका में एक और अच्छी चीज़ है, या आपको सुपरवाइजर अपना चूज नहीं करना होता। या आपको सुपरवाइजर चूज ही करना होता है। इसका मतलब है कि जैसा अगर हमने किसी प्रोफेसर को ईमेल किया है, आप अमेरिका में जाते हो, आप बाउंड नहीं हो कि उन्हीं के साथ काम करो, आप फिर भी फ्री हो, आप फिर भी किसी को चुन सकते हो। क्योंकि अमेरिका का जो पीएचडी प्रोग्राम है ना, ये 5 साल का होता है, और ये 3 साल का नहीं होता। मैं ये भी ऐड कर दूंगा स्लाइड में, शायद ऐड करना भूल गया। तो इसमें आपके 2-3 साल होते हैं, आपने अपने पीएचडी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं। इसमें 3 क्वालिफाई एग्जाम आते हैं, और एक ऑरल एग्जाम होता है। हर यूनिवर्सिटी का कभी डिफर कर लेता है, किसी के 2 क्वालिफाई एग्जाम, एक ऑरल एग्जाम, इस तरह होता है। मतलब क्या है, पहले 3 साल कोर्स होते हैं, आखिर 2 साल रिसर्च होती है। तो 3 साल बंदा अपने आप को एक्सप्लोर करता है, उसको क्या मैथमेटिक्स में पसंद है, क्या नहीं पसंद। उसके बाद आखिर 2 साल रिसर्च होते हैं। बाकी जितनी जल्दी आप रिसर्च शुरू करना है वो कर सकते हो। तो एनी हाउ, प्रोफेसर के साथ अगर रीच आउट करते हो, तो ये जरूरी नहीं कि आप उन्हीं के साथ काम करोगे। तो यह यहाँ प्रोफेसर भी काफी ओपन माइंडेड होते हैं, ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, जो प्रोफेसर को ईमेल करना है, उसमें आपके पास आपके अंदर आप उसके अंदर अपनी इंट्रोडक्शन डालें, और ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट उनके साथ अलाइन करता है, और क्यों वो प्रोफेसर आपको चूज करें। कोई फैंसी इंग्लिश यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब चैट जीपीटी से बंदा ये जितने एआई सॉफ्टवेयर से उससे बंदा मदद ले सकता है। मगर आप जो भी कर लो ना, साफ साफ पता चल जाता है कि आपने कहीं से लिखवाया है। तो जिस तरह आपकी अगर इंग्लिश सही भी नहीं है, मतलब आप उसमें लिखें, इसमें कोई मसला नहीं है। बी ऑनेस्ट, और शॉर्ट एंड कंसाइज ईमेल लिखें, और उसमें क्लियरली स्टेट करें कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आप क्या प्रोफेसर से चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल है ईमेल जो आपने बिल्कुल नहीं लिखी। देखो कितनी लंबी ईमेल है, और इसमें बहुत फैंसी मैथमेटिक्स है। मतलब आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, मतलब योर एस्टीम सुपरविजन। मतलब आपको इस तरह मतलब एग्जैगरेट और इस तरह की मतलब फजूल तारीफ नहीं करनी चाहिए। मतलब ये यहाँ 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 का कल्चर काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू हमारे पाकिस्तान के।
तो यहाँ प्रोफेसर को भी उनके नाम से एड्रेस किया जाता है। तो मतलब ये एस्टीम ये मुनासिब नहीं है। मतलब आखिर में आप योर सिंसियरली लिख देते हैं, दैट्स इनफ। ये शो करता है कि आप मेरे पोलाइटली उनसे बात कर रहे हैं। और इसमें देखना मतलब इस तरह की ईमेल नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी लंबी इतनी इससे नहीं होनी चाहिए। बजाय मेरे लिहाज से मैंने एक ईमेल कंपाइल की थी, मतलब इस तरह की अगर ईमेल हो जाए छोटी सी और कंसाइज प्रिसाइज, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें आपने डायरेक्टली मेरी एक यहाँ फ्रेंड थी, उसने उसने मुझे एक बड़ा एक अच्छा ट्रिक बताया था। उसने कहा था कि प्रोफेसर को जब रीच आउट करते हैं ना, तो कोशिश करें शुरू अपने नाम से ना करें। शुरू ना करें कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। शुरू उसकी कुछ तारीफ कर दे, दो तीन लफ्जों में उसके काम की। उसके बाद अपना तारुफ करे और अपना वो करे। मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा कि मुझे आपका जो अकॉर्डिंग थ्योरी का काम बड़ा अच्छा लगता है। आपके रीसेंट पेपर्स मुझे कोपा कोर्स के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, मैं इसका काम करना चाहता हूँ। तो मेरा नाम ये है, मैं अपनी मास्टर्स यहाँ से की है, और मेरे मास्टर्स का थीसिस मतलब फोकस इस सब्जेक्ट पर था। और हाँ, मैं थीसिस की प्रीप्रिंट भी यहाँ दे सकते हैं। इससे शो होता है कि अगर आपने देखना है कि मैं किस तरह काम करता हूँ, मेरी अप्रोच क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और मैं अपनी सीवी भी अटैच की हुई है। उसके बाद ये थर्ड पैराग्राफ में मैं सीधा बोला कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं पीएचडी पोजीशन लुक कर रहा हूँ, और अपनी मैं अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो क्योंकि हमारा रिसर्च एरिया अलाइन करता है, तो देखना पिछली ईमेल में उन्होंने लिखा हुआ है कि आ, मैं मतलब आप ही के साथ काम करूंगा, बस आप ही के साथ, मतलब आपके साथ जिंदगी गुजारूंगा, मतलब इस तरह की चीजें लिखनी। मतलब सीधा मतलब ज्यादा ज्यादा प्रोफेशनल होना है कि मैं आपकी रिसर्च के बारे में और जानना चाहता हूँ। अगर मुमकिन है कि मैं आपके साथ मीटिंग कर लूँ कि आप किस करंट प्रॉब्लम में काम कर रहे हो, ताकि मैं आपके इस बारे में ज़्यादा जान सकूँ। तो इस पर ज़्यादा प्रोफेसर ज़्यादा इंक्लाइन होंगे आपको जवाब देने में, और आपके साथ आ, मतलब मतलब विजुअली मीट करने में। तो इस तरह की अगर एक छोटी सी अगर ईमेल हो जाए, आपको काफ़ी, शायद आपको रिप्लाईज ना ज़्यादा ना आए, मगर जब जितने भी रिप्लाई आएंगे आपको अच्छे रिप्लाईज आएंगे। ठीक है। तो प्रोफेसर को सीधा ना कहें मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। वो उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि ह्यूमन साइकोलॉजी भी इस तरह है कि आप जब किसी के बारे में जानना चाहते हो, तो ज़्यादा अपने बारे में बताना चाहता है, तो इससे ना ज़्यादा वो होता है। तो एनी हाउ, मतलब प्रोफेसर को डायरेक्टली नहीं करना, मैं आप ही के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ बस। आके मैं मजीद जानना चाहता हूँ, फिर मैं फैसला करूंगा क्या करूँ। तो इस तरह। हाँ, ठीक है। आप आगे मैं ये कुछ चीज़ें जो मतलब टेक्निकली पॉइंट्स है इसमें, मतलब सेम इंस्टीट्यूट के काफ़ी प्रोफेसर्स को ईमेल नहीं करनी। और हो सके प्रोफेसर्स की यहाँ ना डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेसर है। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटीज खोलोगे, तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस होगा, प्रोफेसर पता नहीं किस किस अवार्ड। यहाँ जो स्कॉलरशिप्स आते हैं ना, तो फंडिंग जो पीछे से आती है, उनके उस फंडिंग के नाम पर भी प्रोफेसर फर्स्ट करो। मतलब जैसे डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, वो काफ़ी अच्छे मतलब साइंटिस्ट थे। वो फोर्थ हो गए, तो उनके नाम पर एक प्रोफेसर पोजीशन ओपन कर दी। तो मतलब और काफ़ी नाम पर भी प्रोफेसर पोजीशन होती है। तो आप यूनिवर्सिटी की कोशिश करें एसोसिएट या प्रोफेसर को टारगेट करें, और ये कोशिश कर लें कि वो स्टूडेंट्स को देख रहा है। ज़्यादा ओल्ड ना हो प्रोफेसर, मतलब जो 80-90 ईयर्स के होते हैं, वो बेचारे रिटायर हो रहे होते हैं। तो उनके बजाय मतलब एक यंग प्रोफेसर को टारगेट करना कोशिश करें। उसके रिप्लाई के लिए हफ्ता वेट कर लें। अगर आप उन्होंने रिप्लाई करना भूल गया, तो माइट आपकी ईमेल जंक में चली गई और जो भी है, तो आप उसको एक और बार ईमेल कर सकते हैं। बाकी एक हफ्ते बाद ज़्यादा ईमेल नहीं करनी। और देखो प्रोफेसर को ना हजार बंदों की ईमेल आती है। आपको इंडिया से भी ईमेल आ रही है, जहाँ से बांग्लादेश से भी ईमेल आ रही है। तो आपको ना एक अच्छी रीज़न देनी चाहिए कि वो आप ही को क्यों चुने उन सब में से। इंडियन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उनकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग होता है, और वहाँ मतलब काफ़ी एडवांस है मैथमेटिक्स। तो आपका कंपटीशन मेनली इंडिया से होता है। तो इसको इसको ध्यान में रख के ना अपने बैचेस में जितना कुछ कर सके, जितना सीख सके, वो बेहतर है। और
इसमें ना आपके आर्गुमेंट्स में यू शुड बी कन्विंसिंग एंड शो पॉजिटिव एटीट्यूड एंड शो यू हैव अ गुड वर्किंग एथिक। क्योंकि आपने 5 साल बाद उस इंस्टीट्यूट में रहना है, 5 साल पैसे का गुजारने हैं, तो आपकी ईमेल से वो आपकी सारी एथिक्स और आपके बारे में सब कुछ पता कर सकता है। तो काइंडली मतलब ईमेल में ना डोंट बीट अबाउट द अराउंड द बुश, मतलब कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी, फजूल बातें नहीं करनी, टू द पॉइंट। अच्छा। और अच्छा, अब आते हैं जनरल क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने का। अच्छा, सबसे पहले आपका आपकी जो डिग्री है ना, वो ज्वाइनिंग डेट से पहले एंड होनी चाहिए। आप डिग्री के दौरान भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं 6th सेमेस्टर में अप्लाई किया था, तो मैंने अपनी 6th सेमेस्टर की सीवी भेजी, वो ट्रांसक्रिप्ट भेजी थी। और उसकी बुनियाद पर ही मतलब मुझे जरूरी नहीं कि मेरी डिग्री खत्म हो उस वक्त। तो आप मतलब अपने डिग्री के दौरान अप्लाई कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ। मतलब यहाँ कंटिन्यूटी को प्रिफर करते हैं, अगर आपकी कंटिन्यूटी हो तो बेहतर होता है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं, मगर हो तो बेहतर होता है। और मतलब आप मास्टर्स करें तो अप्लाई करना शुरू करते हैं, बैचलर्स के आखिरी साल अप्लाई कर दे, कोई ऐसा मसला नहीं। आपकी पसंद, देखो यहाँ जो एडमिशन की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, सबसे पहले मतलब जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एडमिशन के लिए पूरे अमेरिका में, ये पर्सनल स्टेटमेंट है। ये आपकी बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब ये बहुत ज़रूरी है पर्सनल स्टेटमेंट। और ये रिकमेंडेशन लेटर्स भी, मतलब जो आपको रिकमेंड कर रहा है वो मतलब गूगल से उठा के रिकमेंडेशन लेटर ना लेके, वो अपना बिल्कुल तरीके का रिकमेंडेशन लेटर लेके, मतलब बिल्कुल फजूल तारीफ नहीं, मतलब वो भी मैं यहाँ गाइड करूंगा थोड़ा बहुत। हमें पाकिस्तान में हमें लिखे देना पड़ता, तो मैं इसलिए गाइड करूँगा करना। तो बाकी आइल्स प्रोफेशनल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिर जीआरई जनरल। अमेरिका में ना जीआरई की वैसे आजकल काफ़ी उठा दी गई है रिक्वायरमेंट, मगर फिर भी देखो, आप जब अप्लाई करते हो, शायद एक क्वेश्चन है कोई, इरम का। जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे पूछना है। आई थिंक सो। नौफल भाई, ऐसे तो काफी क्वेश्चनिंग होगी मेरे ख्याल में, एक दफा हाँ, इसको वाइंड अप कर अच्छा, लेते हैं, फिर एंड पे जारी बात है, जिनके एक तो क्वेश्चन होते हैं फिर उनको ले लेते हैं। ठीक ठीक हो गया। तो क्या है, जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अच्छा, एक जीआरई जनरल होता मतलब आपका, जब हर यूनिवर्सिटी में 1500 2000 एप्लीकेशन गई होती है, तो आपने मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम आपने अपनी प्रोफाइल बूस्ट करनी है। आपने बस आइल्स दिया हो तो आइल्स तो 1000 लोगों ने दिया होता है, आइल्स कोई बड़ी बात नहीं कि किसी ने आइल्स नहीं दिया। तो मतलब अपनी सीवी को, अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, तो हालांकि जीआरई रिक्वायर्ड नहीं है अभी, मगर फिर भी अगर आप जीआरई देते हो ना, तो आपकी बहुत अच्छी, आपकी सीवी अच्छी मानी जाती है। एक जीआरई जनरल आता है जिसमें इंग्लिश इंग्लिश और बेसिक मैथमेटिक्स होती है, तो वो भी ठीक है, वो भी दे दें, मगर जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जीआरई सब्जेक्टिव। जीआरई सब्जेक्टिव ये पाकिस्तान में एक दफ़ा होता है साल में, या 2 दफ़ा होता है। और अगर इसमें 66 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। अगर किसी को इसका कोई मटेरियल चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसमें बेसिक कैलकुलस होती है, और आपकी पूरी अंडर ग्रेड की मैथमेटिक्स होती है। बस 60-70% कैलकुलस होता है, कैलकुलस 1 कैलकुलस 2। और बाकी सारा रियल एनालिसिस थोड़ा बहुत हो गया, कभी टोपोलॉजी हो गया। 66 एमसीक्यूज होते हैं। अगर आपका स्कोर 35 से ऊपर आ जाता है ना, 35 40 आउट ऑफ 66 क्वेश्चन से ऊपर आ जाता है, तो अब आप अपना प्री एडमिशन पक्का ही समझे। मतलब इसमें इतना इतना ये मतलब मतलब स्ट्रॉन्ग, इतना ये सीवी को बूस्ट करता है। आपका जीआरई सब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग है तो आप अपना एडमिशन पक्का समझे, मतलब इतनी इतनी ताकतवर चीज़ है। अगर मैं इन सब में से आपको बताऊँ ना, आपको कौन सी चीज़ गारंटी करेगी एडमिशन के लिए, मतलब बिना किसी प्रोफेसर को रीच आउट करने के लिए, बिना मिन्नत तरले करने के लिए, वो जीआरई सब्जेक्टिव है। अब मैंने बड़ी इसकी तैयारी की थी, मगर वो कोविड की वजह से वो साल हुआ ही नहीं था। तो बाकी नहीं, ये बहुत जरूरी है, इसको काइंडली माइंड अगर जो कमिटेड स्टूडेंट्स है। अभी ये अभी अक्टूबर नवंबर को होगा, जुलाई में इसकी डेट शुरू हो जाएगी। अगर किसी ने इस तरह करना है ना, तो ये जुलाई को एडमिशन स्टार्ट है इसके, अक्टूबर नवंबर तक इसको ये हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, सीवी में
अच्छा, सीवी की बात आ गई। आप सीवी अपना लैटेक्स में बनाए तो बेहतर है, या लैटेक्स को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, जो कि उसमें आप ओवरलीफ में आपको काफ़ी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये टॉपिक्स आपके सीवी में कवर होना चाहिए। देखो, जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, यूनिवर्सिटीज़ को यूनिवर्सिटी ने आपको कागज़ की बुनियाद पर पहचानना है, मतलब जो हमको सबमिट करोगे उसी के लिहाज से आपको जज करेंगे। तो अपने सीवी में जितना आपने कुछ भी किया, वो अच्छा किया, वो सब डालें। तो जिसमें सबसे पहले एजुकेशन आती है, अगर कोई पब्लिकेशन है वो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। बैचलर्स और मास्टर्स थीसिस का कोई लिंक लुंक डाले, ऑनर्स अवार्ड, टॉक्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड, ऑर्गेनाइज, टीचिंग, टीचिंग टूचिंग भी की है वो भी डाल देते हैं, ऐसा मसला नहीं। वो एक्टिविटीज या सोसाइटीज बनी होती है, जो सोसाइटियाँ होती है, आ, आ, मतलब मैथमेटिकल सोसाइटी, इसमें डालना बेहतर है। अगर ब्लड डोनर वाली ऐसे ऐसे सोसाइटी में काम तो वो भी डाल देते हैं, ऐसा मसला नहीं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ सीवी की। जैसे यहाँ मेरी सीवी है, तो आप मतलब इस तरह, ये तो अभी मैं काफ़ी छोटी की है, जब मैंने अप्लाई किया था तो काफ़ी लंबी सीवी। तो उसमें मैं हर कोई मैं मतलब अपने एक दोस्त की दिखाता हूँ, वो ज़्यादा उसकी सीवी में ना, अ, मतलब ये मेरे रूममेट ही है, मेरे मेरे बैच फेलो ही है। तो ये नहीं, ये इनकी सीवी थी जब इन्होंने अप्लाई किया था। इन्होंने सब कुछ डाला था सीवी के अंदर। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वर्क एक्सपीरियंस, क्या क्या किया, देखा, मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस। इसमें ना, ये स्पोर्ट्स ग्रांट, मतलब ये तो वेब एंड वेब कॉन्फ्रेंस, मतलब इसने एक दिन किसी की कॉन्फ्रेंस मतलब टॉक अटेंड की, वो भी डाले हैं। मतलब वो टॉक किसी बड़े प्रोफेसर की थी, मकैनी हो। तो देखा, इन सब कुछ डाला हुआ है। देखा वन ये हमारे पाकिस्तान में इतना ज्यादा तो नहीं होता, पर जितना बहुत होता है उसमें पार्टिसिपेट करें और वो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। हमारे जीसी में होता था ये अंडर ग्रेजुएट टॉक्स होती थी। तो ये देखा, ये सब कुछ ने डाला हुआ है। तो मतलब इस तरह अपने मतलब उन्होंने आपके पेपर को, आपकी सबमिशन को देख के आपको जज करना है। तो कोई भी अगर रेलिवेंट चीज लगे जो आपको लगता है कि आपके प्रोफाइल को एक अच्छा वो दे से इम्पैक्ट दे सके, तो आप वो जरूर इंक्लूड करें। एक मिनट बनाओ, चलो चलो चलो। और इसमें एक थोड़ा सा ये भी आता है, मैं शायद आखिर में कहूँगा। तो ये मैं यहाँ तो लिंक्स डाली हुई है मेरी और मेरे दोस्त की, तो आप उससे आप देख सकते हैं। ओके, अब ये आ गया पर्सनल स्टेटमेंट पर। तो पर्सनल स्टेटमेंट पर आपके पास 2 या 2.5 सफ़ों की पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए। और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं चाहिए, सब आपकी इंट्रोडक्शन हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, इंटरेस्ट हो, रिसर्च इंटरेस्ट हो, फर्दर गोल्स आप क्या करना चाहते हो, आप मतलब पीएचडी क्यों चुनी, मतलब क्या करना चाहते हो जिंदगी के साथ, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया आपने, और टीचिंग एक्सपीरियंस। यूनिवर्सिटी चूज करने का मैं आपको सीधी बात बताऊं, तो आप यूनिवर्सिटी चूज करते हो, आपकी जो आप यूनिवर्सिटी क्यों चूज करना चाहते हो, सब फैकल्टी की वजह से चूज करना चाहते हो, तो ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है। और अच्छा, एक मैं बात जो मैं करने वाला था। देखो, बैचलर से स्टूडेंट का जाना और मास्टर्स के बाद स्टूडेंट का जाना मुख्तलिफ चीज़ है। बैचलर्स के बाद स्टूडेंट बच्चा ही होता है, तो वो कहानियां लिख सकता है। जो मास्टर्स के बाद अप्लाई करते हैं उनको ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए, उनको उनमें कहानियां कम हो जाती है। जो पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक जाती है उसमें तो कहानी होती ही नहीं है। तो मैं मतलब इतना मतलब अपनी आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में आपकी मैथमेटिकल मैच्योरिटी दिखनी चाहिए, मेरा कहने का मकसद इसमें। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ पर्सनल स्टेटमेंट की। हाँ, जो मेरी पर्सनल स्टेटमेंट थी उसमें तो वो तो मुझे तो लगता है मतलब ओ, ओ हो ये क्या है। तो मतलब ये है कि कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ पर्सनल स्टेटमेंट की। और काइंडली पर्सनल स्टेटमेंट खुद लिखी हो। आ, आप मतलब चैट जीपीटी जितना कम हो यूज करें। मतलब ये मेरी पर्सनल स्टेटमेंट थी जब मैं अप्लाई किया था। तो मतलब यहाँ मैं ये देखा, ये चैलेंजेस इवॉल्व इन मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कहानी है। मतलब इसको मैं कहानियों में लूंगा, मैं बच्चा था, मुझे किसी को नहीं पता मैं ऐसे लिख दिया चीज़ें। मगर मैं कहने का मकसद ये है, आप ये द फर्स्ट ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स विच आई ऑब्जर्व,
ये मतलब ये कोई ये जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है हमने कौन सी ऑब्जर्व की थी मतलब। एनी हाउ मतलब ये आप बताइए इसका मतलब अपने अचीवमेंट्स बताए आपने क्या अचीवमेंट की है मतलब। अच्छा तो आपकी आपने जो अगर कोई अचीवमेंट की है वो ही बताती है क्या मैथमेटिक्स के बारे में कितने पैशनेट है। तो आप अपने अचीवमेंट्स लिखे जो आपने कोई ऑनर्स या कोई फर्स्ट पोस्ट आए हो क्लास के अंदर या मतलब इस तरह की वो लिखें। उसके बाद अपना रिसर्च बताए आपने आपको क्या रिसर्च की हुई है इस तरह की चीज़ें। उसके बाद आप बताएं कि आपको क्या पसंद है। तो यहाँ मुझे उस वक्त ये बर्च एंड स्टूडेंट डायरेक्ट कंजक्चर के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट था उसमें ये क्या नाम है ये एलिप्टिक कर्व और ये मॉडल थ्योरम इन चीज़ों पर काफ़ी मैं पढ़ा था। मैं वो लिख दिया और आखिर में मैं यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया। तो इस तरह का बस मैं लिखा था अपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट। और भी काफ़ी है। अच्छा मैं आपको दो फाइल दिखाना चाहता हूँ। हम जब यहाँ आते हैं ना हमें ना इंग्लिश कोर्स वगैरह भी करने पड़ते हैं। तो उन्होंने भी हमें बताया था कि पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह लिखनी है मतलब जो प्रोफेशनल पर्सनल स्टेटमेंट होती है। तो ये उसकी कुछ वो है कि किस तरह लिखनी है। ये उसका कोई एक स्केच है। और यहाँ जाकर ना एक 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 एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मतलब इस फॉर्मेट की भी हो सकती है मतलब माय नेम ये करंटली मैं ये कर रहा हूँ तो उसकी पर्सनल स्टेटमेंट कुछ साइटेशंस मतलब ये उन लोगों के लिए जो काफ़ी प्रोफेशनली अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के बाद या कोई पीएचडी के दौरान या पीएचडी के बाद मतलब ये काफ़ी काफ़ी प्रोफेशनल है। मतलब आपने क्या क्या किया हुआ है आपकी क्या कंट्रीब्यूशंस है मतलब दो सफ़ों में मतलब अगर इस तरह की चीज़ें बस होनी चाहिए। आपको मैं और ये एक अपने दोस्त की दिखाता हूँ जो इस तरह की भी हो जाए। ये मेरे रूममेट की है। जब उसने अप्लाई किया था उसने ये भेजी थी। उसकी ये देखो आप है ना ये मतलब सब्जेक्ट देख के भी लिख सकते हो। जैसे मैंने तो पूरा ऐसे लिख दिया था। ये बेहतर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सब्जेक्ट देख के इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन क्या है मतलब मैंने क्यों चूज किया वाई आई ऑफ पीएचडी मैथमेटिक्स मतलब मेरा बैकग्राउंड क्या है मेरा रिसर्च इंटरेस्ट क्या है सेकेंडरी इंटरेस्ट। मतलब अपने आप को जितना फ्लेक्सिबल भी करेंगे ना मतलब ओपन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स उतना बेहतर होता है। तो देखा उसने तो सब कुछ लिखा हुआ है। मैं इस तरह भी आप लिख सकते हैं। फॉर्मेट मैटर नहीं करता आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप तोड़ तोड़ के सब्जेक्ट वाइज भी लिख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज लिखना है तो आपके सब्जेक्ट में ही मतलब ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मैं तो जल्दी वाइंड अप करता हूँ टाइम। अच्छा उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर में काइंडली मतलब गूगल से उठा के आप वो बेहतर है मतलब खुद लिखने की कोशिश करें अगर लिखना है अगर प्रोफेसर के लिए। और और वेरी ऑनेस्ट रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए उसमें मतलब बिला वजह की तारीफ नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट की। बहुत अच्छा स्टूडेंट था क्लास में बस यही था इस तरह की चीज़ें ना हो। और सीधा काम की बातें हो। ये कुछ मैंने जब लिखी थी मेरी शायद ज़्यादा तो ज़्यादा मतलब मैंने बिल्कुल जो मैंने लिखी थी तो वो मैं ये था देखा सीधा उसका ये दिया। उसके बाद मैंने कहा कि मैं नोबेल को इस तरह जानता हूँ। अ, उसके बाद मतलब ये इसको मैं कहानी समझूंगा ये बेशक ना नहीं होनी चाहिए। मुझे पता नहीं था मगर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मतलब मेरी अचीवमेंट थी मैं सी प्लस और मैटलैब में काफ़ी कुछ किया था मतलब जो मेरी एक्टिविटीज थी ये जैसे ये पैराग्राफ इस तरह के पैराग्राफ होने चाहिए बजाय के इस तरह के पैराग्राफ। तो और मतलब जो और मेरी जो सोसाइटीज में जो मैंने काम किया था उस तरह के मतलब आप हर प्रोफेसर का ना डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट लिखे फर्स्ट क्लास हमने कुछ टॉक्स दी है। तो इसके लिए ये प्रोफेसर आता है तो आप उसके बारे में बस वो आपकी टॉक्स को टारगेट करे। आपने सोसाइटी में काम किया है एक प्रोफेसर आपकी सोसाइटियों को टारगेट करे। आपने क्या नाम है जो सुपरवाइजर की एक होती है जिसके नाम में वो अपना बैचलर थीसिस करते हैं जब मास्टर थीसिस करते हैं वो अपना बताया कि इसकी वर्क वो जो सुपरवाइजर है ना वो बताया कि आप इसकी वर्क एथिक्स कैसी है ये काम कैसे करता है
और मतलब इस तरह की चीज़ें हो और टू द पॉइंट बात हो, वो इससे ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ, जैसे ये प्रोफेसर है जो जो सोसाइटी सोसाइटी भी थोड़ी बहुत ही इनके साथ, तो वो भी दिया हुआ काइंडली। मतलब ये जो मैं किया है ये कोई इतनी अच्छी नहीं है, पर इसको काफी बेहतर, जैसे ये स्प्लेंडेड यूथफुल अंडरस्टैंड, मतलब ये फजूल चीज है, मतलब ये ऐसे होनी नहीं चाहिए। एनी हाउ, मतलब फैंसी इंग्लिश नहीं चाहिए, सिंपल इंग्लिश होनी चाहिए, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। चलो, तो बाकी ये कोई फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसमें मैंने अब आइल्स में कितना चाहिए, 6.5 से ज़्यादा हो बेहतर है। डॉक्यूमेंट टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर हमने कोई क्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से ने किया हुआ डिग्री तो कोई मसला नहीं। और तकरीबन मतलब जो अप्लाइंग फीस होगी और वीज़ा वूज़ा सब मिला के 1-2 लाख लग जाता है, आइल्स भी मिला के, तो इतना एक्सपेंस होता है। वो फंडिंग ट्रैवल एक्सपेंस नहीं देती यूनिवर्सिटी, ये खुद फ्लाइट खुद ही बुक करनी पड़ती है। बाकी वहाँ जाके, अच्छा स्टाइपेंड का देखा जाए, वहाँ जाके आपके क्या नाम है, जो मिनिमम स्टाइपेंड है ना, जो जो नॉर्मल जो गरीब स्टेट्स हैं तो उनमें 2,000 ही होता है। बाकी आप जितनी न्यूयॉर्क चल जाए, जो बड़ी स्टेट्स है उसमें ज़्यादा होता है, मगर उसमें लिविंग एक्सपेंस भी उतना होता है। मगर आपका स्टाइपेंड इतना होता है कि आप सरवाइव कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं और वापस घर भी भेजना है, तो ये सब कुछ होता है। तो इनफ स्टाइपेंड मिलता है उस स्टेट के लिहाज से। बाकी कुछ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब मैं फाइंड करता हूँ कि कुछ लोगों को पता नहीं था कि कितनी यूनिवर्सिटी है, तो मतलब अमेरिका के अंदर। तो ये पूरी लिस्ट है, इसमें आप सबको देख सकते हैं ये। और ये जो ग्रीन का मतलब है, ये वेरी बहुत, ये जो डार्क ग्रीन का मतलब है कि इसकी इतनी रेशियो है वीज़ा एक्सेप्ट होने में। मतलब अगर आपका फर्ज करो कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया ना, तो आपका 9 मतलब यहाँ हो गया ना एडमिशन, तो आपके 90 to 99% चांस है कि आपका क्या नाम है वीज़ा लग जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी थोड़ी बहुत बता रहा है। डार्क ग्रीन वेरी गुड, एक्सलेंट, ये जो गुड इस तरह की। तो और ये मेरे दोस्त ने कुछ अपना उस वक्त जो मेरे जो रूममेट थे उन्होंने अपने वक्त में बनाया था, तो उस ये भी आप देख सकते हैं। मैं 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, और उनमें से 2 में हो गया था, टुलेन और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी। टुलेन में पहले हो गया था, और मैं टुलेन में आ गया, तो इस तरह। अच्छा, वीज़ा प्रोसेस कुछ नहीं है, वो आपको जब आपका एडमिशन होता है वो आपको I-20 भेजते हैं। उसकी बुनियाद पर आपने ये DS-160 फॉर्म है, आप इसको इसको फिल आउट करते हो। ये ये 350 एक अपॉइंटमेंट फीस है, और 160 है शायद, ये 120 नहीं है, ये दूसरी फीस है। बस ये फीस होती है, उसके बाद आपका वो इंटरव्यू होता है, फिर ठीक है सब कुछ। यूट्यूब इस्तेमाल करें इंटरव्यू के लिए, और एक और रिसोर्सेज है। ये मेरे दोस्त ने अभी तक अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं की, ये जल्द अपनी वेबसाइट अपडेट करेगा। इसके ये माई ब्लॉग्स में ना, ये भी मतलब इस तरह की अपने इंडियन नेट फेलोज के लिए ना पूरा लिखना चाह रहा है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह। तो आप इसमें बाद में आप इसको भी क्या नाम है आ, देख सकते हैं, होपफुली महीने तक ये अप टू डेट हो जाएगा। तो आई थिंक हमें आखिरी 40 मिनट क्वेश्चंस के लिए रिजर्व करना चाहिए। और मैं अपने मतलब मैथमेटिक प्रोफेशनल्स की काफ़ी मतलब शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। पाकिस्तान की मैथमेटिक कम्युनिटी काफ़ी कमज़ोर है, ये अच्छी बात है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करें बाहर आने के लिए, और क्या नाम है अ, मतलब अच्छा मैथमेटिशियन बनने के लिए। और जवाद जवाद अली भाई, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, उनका काफ़ी शुक्रिया। और मैं मेरे दोस्त दीपेन का भी काफ़ी शुक्रिया कि उसने क्या नाम है स्लाइड शेयर करने का, डाटा हमारे साथ शेयर करने का क्या नाम है, उन्होंने एक विलिंगनेसली शेयर किया। सो जी काइंडली कोई जो क्वेश्चन पूछना चाहे, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन। अच्छा, पहले उमेर सरवर जी। जी उमेर सरवर भाई।
के अपॉइंटमेंट कितनी देर में मिल जाती है यूएसए वीज़ा के लिए? अच्छा, यूएसए वीज़ा की अपॉइंटमेंट का इस तरह है कि जब पहली बार अपॉइंटमेंट वाला खोलोगे ना, तो आपको 3-4 महीने ही दिखाएगा। जी। तो आप ना पहली बार खोलने में मतलब सीधा ना करो। आप बस रोजाना रोजाना एक दिन में 4-5 बार खोलते रहो। अचानक आपको मतलब जो एटलीस्ट है ना, आपको 3-4 हफ्तों में मिल जाती है अपॉइंटमेंट। मगर ये आपको मतलब हमेशा खोलना, कंटिन्यूसली खोलना चाहिए, लुक करना चाहिए। सही। और दूसरा, बैंक स्टेटमेंट वगैरह चाहिए होती है इसके लिए? नहीं, अगर आपका पीएचडी में एडमिशन होता है तो आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपको खुद, क्या नाम है, फंड कर रहे हैं। सही। आपको मतलब इसमें ये I-20 में एक चीज होती है। आप फर्स्ट करो, आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना स्टेट के अंदर, वो 82,000 है। आपको अगर जी। फंड मिला 81,000, तो आपको मजीद $1,000 की स्टेटमेंट शो करनी। मतलब सही। वो इस तरह का होता है। मतलब मेरे में मुझे $500 की स्टेटमेंट शो करनी पड़ी थी, वो 1-2 लाख ही बनती है। सही। और आइट्स के लिए मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या आइट्स करके बाद में अप्लाई करना स्टार्ट करूँ या अभी से मैं कर सकता हूँ अप्लाई वगैरह? वो आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ एक एक ऑप्शन आता है कि मैं आइल्स दे रहा हूँ, और मैं मतलब इन द प्रोसेस ऑफ आइल्स दे रहा हूँ। तो मगर उसकी एक डेडलाइन होती है कि इससे पहले पहले आपको आइल्स देना चाहिए, तो आप कर सकते हो अप्लाई। सही, बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह। जी हेलो। जी। जी, मोहम्मद अवैस। जी अहमद अस्सलाम शेर वालेकुम। मैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। तो भाई मेरे आपसे क्वेश्चन ये था कि अगर आपकी बैच अंडर ग्रेड के अंदर ना इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर 2-3 रिसर्च पेपर्स में कंट्रीब्यूशन हो आपकी, तो हाँ जी। वो मास्टर्स की एडमिशन के लिए कितनी हेल्पफुल होती है? मास्टर्स के एडमिशन के लिए जी। देखें, यूएस में मास्टर्स एडमिशन बहुत आसान है। मास्टर्स एडमिशन हर किसी को मिल जाता है। मतलब बात यह है कि मास्टर्स में आपको फंडिंग नहीं मिलती। मतलब नियरली इम्पॉसिबल है कि फंडिंग बंदा सिक्योर करे। कर लेते हैं लोग एक्सटर्नल फंडिंग, मगर मास्टर्स की यूनिवर्सिटी फंडिंग नहीं देती। तो मास्टर का आपको एडमिशन मिल जाता है, फिर बाद में इशू फंडिंग का आ जाता है। वो आपको 80-80 थाउजेंड डॉलर्स की स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है, वो बंदा कहाँ से करे उसको। तो इस तरह है। बाकी रिसर्च पेपर होना, आप डायरेक्टली पीएचडी में अप्लाई करो, वो आपको काफ़ी प्लस पॉइंट आपका रिसर्च पेपर्स। हेलो सर। जी जी। जी अरसलान खालिद खान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। तो काइंडली सर में नाम से क्वेश्चन बुलाएं, सर ना बुलाएं, नाम से नौफल बुलाएं। जी जी। ओके नुफैल भाई, क्वेश्चन ये है कि सर इसकी डेडलाइन का बता दें। एक तो डेडलाइन कब से कब तक वेरी करती है, और इसका अगर हम पीएचडी परसू करें तो उसका मोस्टली चांसेस कितने होते हैं एडमिशन के, अगर अगर बंदा पीएचडी फाइनल प्रोजेक्ट या रिसर्च ना करे, अपना हम्म, मास्टर के बाद इंडस्ट्री में चला जाए, वर्क परमिट के कितने चांसेस होते हैं, तो इस लिहाज से सर बता दें। अच्छा अच्छा। आ, जो एडमिशन डेडलाइन मोस्टली December 15 को होती है, जो जनवरी तक एडमिशन बंद हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी तक चलता है। फरवरी के बाद कोई एडमिशन नहीं हो, मतलब अक्सर नहीं होता। तो दिसंबर तक ज़्यादातर तक यूनिवर्सिटी के ख़त्म होते हैं एडमिशन। तो अक्टूबर नवंबर को खुल जाते हैं, सितंबर को खुल जाते हैं, तो आप सब अप्लाई करना शुरू करें। और यहाँ ये होता है, ये जो जो मैंने पीएचडी रिक्वायरमेंट्स बताई थी ना, जिसमें मैंने बताया था क्वालिफाई एग्जाम और ये ओरल एग्जाम, अगर आपका दिल नहीं लगता और आप मतलब इसमें नहीं पास हो पाते, तो आपको मास्टर्स की डिग्री डिग्री दे के भेज देते हैं। तो बाकी आप जब यहाँ आते हो, जो आप F1 वीज़े पर आते हो, अगर आपको किसी इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है और आपको आपका वो मतलब आपको स्पॉन्सर कर लेते हैं, फिर ही आप कर सकते हो। बाकी यहाँ वर्क परमिट और इस तरह का चीज़ें नहीं है F1 वीज़े पर। F1 वीज़े पर आप काम नहीं कर सकते। आप लीगली आप काम नहीं कर सकते, और आपको कोई मतलब यहाँ मतलब मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड में काम नहीं, यहाँ यूएसए का ये भी अच्छी बात है, आपको सब पढ़ने देते हैं, आपको मतलब इधर उधर की कामों में नहीं उलझाते। तो अगर आपको किसी इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती तो वो आपको स्पॉन्सर करे, फिर हो सकता है। सर क्वेश्चन इस लिहाज से था क्योंकि इधर पाकिस्तान में उस लिहाज से बैकग्राउंड नहीं है,
कि क्योंकि मैथमेटिकल तो साइंस जो है ये हमारी सारे लॉजिक के लिहाज से लेके चल रही होती है, चाहे आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बने, डाटा जी साइंस में जाएं, आप एआई में जाएं, तो वो जी जी हमारे पास ऑप्शन होते हैं। हम अगर पीएचडी के लिए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में अप्लाई करें और वहाँ पर किसी को रीच करें और रीच करने के बाद वो फंडिंग पोजीशन भी दे देता है, तो उस लिहाज से जी। मैं पूछ रहा था कि आप वो पीएचडी ना परसू कर। वो अब आ सकते हैं। देखो मैथमेटिक्स डिग्री वाला वो कंप्यूटर में भी जा सकता है, वो स्टैट्स में भी जा सकता है, वो बायोलॉजी में भी जा सकता है, और वो क्या नाम है मैथमेटिक्स में जा ही सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप मैथमेटिक्स में, तो आप मैथमेटिक्स में हमें जाना है, आप ये कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं, मगर आपकी भी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर ये बड़ा लिखा हो कि आप क्यों जा रहे हैं और आपका आगे मोटिव क्या है। आप फिलोसफी में भी जा सकते हो, मसला ऐसी बात नहीं है। मतलब मेरी एक दोस्त है, उसे पता नहीं किस में किया है, फिलोसफी में गई है, पता नहीं, इस तरह मतलब कोई ऐसा मसला नहीं, मगर आप पर्सनल स्टेटमेंट पे उस लिहाज से नहीं चाहिए, तो आप काफ़ी जगह जा सकते हो। ओके सर, बहुत शुक्रिया। जी जी जिया गुरैया। जी जिया गुरैया। मेरे पास जो नाम आ रहे हैं, जो वाय मतलब लिस्ट में पहले से लेके, मैं गुस्सा जा रहा हूँ। शायद हमारे जिया गुरैया भाई नहीं है, तो मैं पे आगे चलता हूँ। सुमेरा फैसल। मेरी अस्सलाम आवाज आ रही वालेकुम। है नौफिल भाई आप तक? जया अ, बात कर रहा हूँ। जी ये सुमेरा जी, एक मिनट। जी जी जिया भाई। अच्छा सॉरी, वो मैंने अनम्यूट नहीं किया था। अच्छा कोई नौफिल भाई, मसला ये नहीं। क्वेश्चन ये है, तीन क्वेश्चन है छोटे छोटे से, अगर आप वन बाय वन आंसर करते जाएं तो। जी सबसे जी पहला जी क्वेश्चन ये है कि मेरी डिग्री जो है वो एफएससी के बाद 4 साल ऑनर्स, मेरी अच्छा एफएससी के बाद 2 साल बीएससी है बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री के साथ एक लोकल कॉलेज से, और फिर अच्छा। मेरी 2 साल एमएससी है जीसीयू लाहौर से केमिस्ट्री ठीक में, हो ठीक हो गया। और फिर मेरा एमफिल है जीसीयू लाहौर से ही केमिस्ट्री में। सो ठीक हो गया। क्या ये बीएससी और एमएससी इक्वल टू बीएस ऑनर्स एज बैचलर्स कंसिडर होता है यूएसए में, या ये जी हर्डल करेगा? ये कंसीडर होता है, मगर इसके लिए आपको शायद एक और डॉक्यूमेंट अटैच करना हो, क्योंकि आपके पास एमफिल है, तो आपकी जो करंट होगा, असल में होता है जो बैचलर्स के लिए शायद 16, पीएचडी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। 16, जी जिसमें जी 12 साल एफएससी के हो गए, 4 साल बैचलर्स के हो गए। आप जी जी आपने 18 ईयर्स किए हुए, तो आपको अपने ये जी जी 16 ईयर्स 18 ईयर्स का गैप शो करना पड़ता है। वो आप हो जाता है, अगर वो कुछ यूनिवर्सिटीज अगर आपसे कुछ सर्टिफिकेट मांग ले, वो एचएससी यूजीसी बना लेती है कि ये हमारे बैचलर्स बैचलर्स के इक्विवेलेंट है। इंडिया का बैचलर 3 साल का होता है, और इसके वजह से ओके। तो मतलब कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो सीवी और दूसरे पर्सनल लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको जी लेटेक्स में डेवलप करें फॉर यूएसए, यूरोपास सीवी चल सकती है, और हाँ। सिंपल पीडीएफ में पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चल जाएगा? यूएसए में बेहतर है लेटेक्स में, क्या मैथमेटिशियन के लेटेक्स यहाँ ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, दिखाया जाता है। आपने पीडीएफ नहीं अपलोड करना है, मगर लिखें लेटेक्स पर, ये ज़्यादा बेहतर है। लिखे लिखे लेटेक्स में। और जिस पर्टिकुलर कॉलेज में या डिपार्टमेंट में हम अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, अब हम देखते हैं कि अगर वहाँ पे फी वेवर ऑलरेडी अवेलेबल है या अप्लाई करने को मिल सकता है, या अभी 2024 के इनटेक में जीआरई ऑप्शनल है या नहीं है, तो हाँ जी। वहाँ फिर पर्टिकुलर प्रोफेसर तो पहले एक्सेप्टेंस के लिए अप्रूव करें, अप्रोच करें। हाँ हाँ जी, मतलब ये दोनों तरीके बेहतर है। आप अप्रोच कर सकते हैं, और जिससे आप हेयर बैक करें, तो इसका होता है, मतलब आप प्रोफेसर का अप्रोच कर सकते हैं, ये भी चलता है, ऐसा कोई नहीं है। मतलब जरूर अप्रोच करें, कोई ऐसा मसला नहीं चलिए ठीक, थैंक यू सर, थैंक है। जी जी सुमेरा फैसल। अस्सलाम वालेकुम। Am I audible? जी जी अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ यूएस। इसके लिए मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे साथ जो डिपेंडेंट है, लाइक माय 2 kids एंड अ हस्बैंड, आर दे आल्सो अलाउड टू गो विद मी इन एट यूएसए इफ आई गेट एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप और एडमिशन ओवर देयर? जी 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 आपका, अगर आप F1 वीज़े पर आ रही हैं, तो अब वो F2 वीज़े पर आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ आ सकते हैं। अगर आपका J1 वीज़ा है, तो J2 में भी आ सकते हैं। तो J1 वीज़े, अगर आपका कोई एक्सटर्नल स्कॉलरशिप है, तो शायद J1 वीज़ा होगा। मगर J1 वीज़े में J2 वीज़े में होता है कि आपके डिपेंडेंट्स काम कर सकते हैं,
F2 वीजे पर आपके डिपेंडेंट्स लीगली कोई काम नहीं कर सकते। तो बाकी अगर हम पीएचडी के लिए अप्लाई करते तो आपके ख्याल में कौन सा वीजा इश्यू होता है, J1 या F1? अगर आपने जैसे पाकिस्तान की स्कॉलरशिप हो ना, जैसे ये फुल ब्राइट होगी, मतलब इस तरह की स्कॉलरशिप्स हो, तो वो J1 होता है। मगर अगर आपकी पीएचडी मतलब यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे रही है तो आपका F1 मोस्टली होता है। और F1 में आप F2 वीजे में अपने डिपेंडेंट्स बुला सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, तो उसमें स्पाउस को फुल टाइम वर्किंग अलाउड है या नहीं नहीं F1 नहीं, में? ये F2 होगा, स्पाउस आपके डिपेंडेंट्स के ओ लिए F2 सॉरी होगा, सॉरी, F2। तो ओके। उनको वर्किंग अलाउड नहीं। तो सर फिर मुझे ये बताएं, स्टाइपेंड जो होता है वो इतना मोर देन इनफ तो नहीं होगा कि फैमिली सरवाइव कर सके 4 पीपल की? हाँ, वो फैमिली वो इसमें मतलब अगर देखा जाए वो टेक्निकली, अगर आप मतलब कुछ मतलब कोई छोटे घर में रह लें तो वो हो जाता है, मतलब वैसे बहुत मुश्किल होगा काफी, मगर इसके इसके वजह से जब वो वीजा इशू करेगा ना तो वो फिर आपकी एक्स्ट्रा वो पैसे भी चेक करते हैं कि मतलब आपके पास आपको आपको वो I-20 टेक्निकली इशू ही नहीं करेंगे जब तक आप उनको ये शो नहीं कर लेते कि अब मेरी फैमिली सर्वाइव कर सकती है। तो ठीक, तो मतलब मुझे यहाँ से फंडिंग शो करनी पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट वगैरह से शो करना पड़ेगा मुझे? मतलब थोड़ी बहुत मतलब इनिशियली आपको मतलब $3-4 हज़ार शो कर सकती है, मतलब इस तरह भी हो सकता है। और मतलब बच्चों का ज्यादातर हो जाता है, मतलब अगर स्पाउस होता है उसको थोड़ा बहुत शो करना पड़ता है, मगर ये ऐसा ये नहीं कि मुमकिन है लोग रह सकते हैं, लोग रह रहे हैं। मेरी भी एक बैच पहले, उनकी भी 2 बच्चे हैं, तो आप आ सकते हैं, आपको सीधा वीजा इशू कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएचडी वहीं पे आप पोस्ट डॉक आपको यूएस में ही मिल जाती है या वापस पाकिस्तान आना पड़ता है? यहाँ से एक बार आप यूएस आ जाते हो तो बेहतर है कि आप यूएस में ही जो आपका जो J1 वीजा ना, इसका ये एक ड्रॉबैक है कि आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ता है J1 वीजे के लिए, तो उतना टाइम ही पाकिस्तान में सर्व करना पड़ता है। F1 वीजे का ये बात है, F1 वीजे में आपको ये वापस नहीं आना पड़ता, आप वहाँ कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपको पोस्ट डॉक मिल जाती है तो आप वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, इफ यू आर नॉट गेटिंग अ पोस्ट डॉक तो फिर भी जरूरी तो नहीं है ना तो वापस आना? आप वहां से किसी और कंट्री मूव कर सकते हैं हाँ इफ जी, यू हाँ जी, वांट और गेटिंग जॉब हाँ समवेयर जी, हाँ एल्स। जी, इसी तरह वहां से आप मतलब पीएचडी के बाद आपको 3-4 महीने का वो ओपीटी मिलता है, तो आप कर सक आपको आप फ्री है। अब मतलब आपकी जो स्पाउस है वो F2 वीजे पर आ सकते हैं और यहाँ से अपना वीजा स्टेटस चेंज कर सकते हैं जॉब के लिए, मतलब उनको यहाँ आ गया, उनको यहाँ कोई स्कूल में जॉब मिल गई, कहीं भी जॉब मिल गई, यार तो अभी कर रहा हूँ, मैंने अभी ये रेफरेंस ऐड करने हैं। सॉरी मैं आज थोड़ा तो सा वो टाइटल वगैरह जो था फ्रंट पेज उसकी सेटिंग कर रहा था, ये वो जरा कर दिया। हाँ अच्छा, फ्रंट हो गए हैं ऑलमोस्ट। ये वीवो काइंडली अपना थोड़ा वो तो उसी से किए हैं यार, वर्ड से ही, बस वो तो ले ली, अपना नाम उसमें लिख ली है सुपरवाइजर का। अच्छा, तो आ, इस तरह मतलब वो यहाँ के किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं और वहां से उनका वो वीजा स्टेटस चेंज हो सकता है, तो आपके स्पाउस। ओके, थैंक यू सो मच। जी जी जी, अर्जुमन शाहजेब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। नौफल भाई, मैंने नमस्कार। पूछना था कि इसमें जो है फंडिंग की कौन सी कवर्ड होती है? आप अगर जिक्र कर रहे थे बट आई कुडंट गेट द होल आइडिया कि इसमें किस हद तक हमें बेयर करना होता है एक्सपेंस, और आगे आपको कौन से एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं? हाँ, आपको कुछ एक्सपेंस बियर नहीं करना होता, आपकी सारी ट्यूशन फीस और आपका सारा स्टाइपेंड ये सब इंक्लूड होता है। मतलब आपके अगर आपकी I-20 में ना कोई 80,000 70,000 लिखा होगा, उसमें 50,000 वो फीस होती है, और जो 20,000 आपका स्टाइपेंड होता है एनुअली, जो आपको साल में मतलब 2-2 हज़ार करके हर महीने में एंड व्हाट अबाउट द ट्रैवल एक्सपेंस, द एयर फेयर? वो खुद आपको करनी पड़ेगी। ऑलराइट, थैंक यू। जी जी, iPhone 7। जी, iPhone 7। जी, वालेकुम सलाम। सलामकुम सर। सर मुझे ये मालूम करना है कि बेस्ट टाइम पीएचडी के लिए क्या है कि हम अप्लाई कर सकते हैं? अभी अक्टूबर नवंबर को एडमिशन खुल जाएंगे तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सर ये स्कॉलरशिप के थ्रू होगी कि नहीं? ये गुड है। एक असिस्टेंट। जी, पीएचडी में एडमिशन का मतलब ही है कि आपको स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, तो ये यूनिवर्सिटी सर स्कॉलरशिप देती है। सर ये प्रोफेसर की तरफ से होती है कि नहीं?
ये प्रोफेसर वो जो जो प्रोफेसर की तरफ से होती है उसको रिसर्च असिस्टेंटशिप कहते हैं, तो एक अलग चीज़ होती है। मगर है नहीं, यहाँ वो आपको स्कॉलरशिप आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू ही देते हैं। प्रोफेसर भी अगर वो पैसे देगा वो यूनिवर्सिटी के थ्रू ही पैसे देगा, तो इस तरह। सर ये जो सर ये 5 ईयर की पीएचडी होती है ना, आपने बता दिया सर, जी तो जी, 5 ईयर के बाद आप वो वही प्रोफेसर के साथ रह सकते हैं कि नहीं? मतलब उस अगर प्रोफेसर को मतलब बेहतर होता है कि आप पोस्ट डॉक के लिए कहीं और मूव करें, मतलब उस प्रोफेसर के साथ वो कम ही होता है। अच्छा, थैंक यू सर। जी जी। हाँ जी, मरियम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। यूएस जाने के लिए बेहतर टाइम कौन सा है, ग्रेड 12 के बाद या बैचलर्स के बाद? बैचलर्स के बाद एटलीस्ट। बैचलर्स के बाद, यानी आपकी एज तकरीबन 20 साल की, 20-22 साल की। हाँ, वो ये एज टेक्निकली मैटर नहीं करती। बाकी आप यहाँ मतलब कहने का मकसद है आप यहाँ पीएचडी के लिए आए, वो बेस्ट है। थैंक यू। जी। खालिद हुसैन मुगैरी। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर ये जो आप बता रहे हैं बेनिफिट्स स्कॉलरशिप्स वगैरह, ये सिर्फ पीएचडी वालों को ही मिलते हैं या एमफिल वाले को? अगर मैंने बीएस ऑनर्स पाकिस्तान में किया है, मैं हाँ जी, एमफिल करना चाहता हूँ अब्रॉड, तो तो ये सब सहूलतें सब पीएचडी वालों के लिए। एमफिल वालों मास्टर्स के लिए कुछ मतलब माजत इतना इतना नहीं है, सब पीएचडी वालों के लिए। आप बैचलर्स तो के बाद इट पीएचडी के मीन्स लिए के अप्लाई कर इट विल सकते बी हैं। बेटर कि हम मास्टर पाकिस्तान में ही करें। हाँ, अब बैचलर्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, मसला नहीं है। तो मतलब मैंने भी बैचलर्स करके अप्लाई किया, तो बैचलर्स करके आप जरूर ट्राई करें पहली दफ़ा। बाकी मास्टर्स भी कर लें, वो भी कोई मसला चलें, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नहीं। जी जी, मोहम्मद अवैस। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, मेरे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अगर मैं यूरोप में स्टडी कर रहा हूँ, जी लेट्स जी। से इटली, ठीक है, और वहाँ से तकरीबन मेरा साल का 2 साल का कोर्स है, वहाँ जी। से मैं यूएस के लिए अप्लाई करता हूँ, तो क्या स्टिल मेरे पास आइट्स होना ज़रूरी है या वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कि? हाँ, वो शायद कॉम्प्रोमाइज हो सकता है उसमें उसमें असल आपका डिफरेंट केस होगा, वो आपको शायद कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू नफल भाई, जी जी। इनकी जो यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज आते हैं, इनकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है अपनी सारी बात इटालियन है, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया था लास्ट टाइम ना, तो अच्छा अच्छा। वो ज्यादा पाकिस्तान ज्यादा मांगते हैं आइट्स ना। वो कहते हैं कि अच्छा। उनकी जो लैंग्वेज है वो जो है वो इटालियन या जर्मन है। जब मैं लास्ट टाइम जर्मनी था, वो जी मांग जी। रहे थे, कह रहे थे जो है वो रिक्वायर है, क्योंकि आपको पता है इधर तो इनकी सारी बैचलर सारा कुछ जो है वो हाँ जी इनकी हाँ जी। अपनी लैंग्वेज में, तो वो मांगते हैं अच्छा। हाँ जी, शायद मांगते हो। मुझे इतना ये इल्म नहीं है, मगर आ, मगर अगर आपके इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज इंग्लिश है ना, मतलब अगर आप ये शो कर सकते हो। मगर जर्मन में भी कुछ इंस्टीट्यूट है जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो मतलब मतलब कहने जितनी आपकी सीवी स्ट्रांग है, वो आपको छोटी छोटी चीजें वेव ऑफ कर लेते हैं। ठीक हो गया। और जी दूसरा जी। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने सुना ही था, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर लेट्स से सितंबर में और अक्टूबर में एडमिशन ओपन है, हाँ और जी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, लेट्स मैं इस सितंबर में सेलेक्ट हो जाता हूँ, तो हाँ जी। अगले साल में जाके मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी, इस साल में मेरी क्लासेस स्टार्ट नहीं हाँ जी, जो होंगी। मतलब ये जो एडमिशन होता है फॉल का ही होता है। मतलब सितंबर को आप एडमिशन भेजते हो, मार्च को कहीं जाके आपका आता है कि आप एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, मार्च अप्रैल में, और आपकी क्लासेस अगस्त से स्टार्ट होती है। ठीक हो गया, मतलब कि अगर इस सितंबर में अप्लाई कर रहा हूँ तो अगले सितंबर तक जाके वो हाँ मामला जो है ना वो सारे हो जाएंगे। वहाँ मतलब अगले अगस्त तक मैं कहता हूँ, तो ज़्यादातर यहाँ ठीक है। फॉल पे ही एडमिशन होता है। और ये ज्यादातर ये जो पीएचडी प्रोग्राम है, ये मास्टर लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम है ना, जो आप बता रहे हैं, जो हाँ, जितने। ये यहाँ उस इस प्रोग्राम का नाम ही पीएचडी है। तो मतलब यहाँ मास्टर्स का लफ्ज मतलब कम ही इस्तेमाल करते हैं। या मतलब इसको पीएचडी कहते हैं, मगर अगर आप दरम्यान में क्लियर नहीं कर सके तो आपको मास्टर देके वापस भेजें। ठीक है, हो गया, थैंक जी यू। जी। जी, आमद शेर खान मरहूम।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर एक तो ये पूछना था कि पीएचडी के लिए अगर स्कॉलरशिप मिल जाए ना, यूजली स्कॉलरशिप होती है, तो इसमें वीज़ा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन रेशो कितना होता है? कौन ये सी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप? रैंकिंग पे डिपेंड करता है हाँ पीएचडी के लिए। हाँ हाँ जी हाँ जी, वो मैं ये शायद ये एक फाइल शेयर की है जो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है। जी जी बिल्कुल, हाँ, मैंने देखी है। तो वो रैंकिंग पर डिपेंड करता है, वो टेक्निकली रैंकिंग पर ही बता रहा डिपेंड करता ठीक है सर। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि J1 में सर एक क्लॉज होता है कि वीज़ा जब एक्सपायर हो जाए तो आपने 2 साल अपने होम कंट्री में गुजारने होते है। हैं। हाँ जी हाँ जी, J1 तो में ही होता है। इसका कोई तरीका है कि ये एग्जाम्प्ट हो जाए? माजरत मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, मगर मेरे इल्म में इसका ये मतलब बहुत ही मुश्किल। ठीक है सर। और सर एक क्वेश्चन ये था कि पीएचडी के लिए प्रोफेसर का कंसेंट ज़रूरी है, मतलब अगर हम सिर्फ नहीं यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर लें? नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है सर। और जी सर एक क्वेश्चन ये था कि अगर हम F1 पे चले जाएं तो स्पाउस हमारे साथ F2 पे आएगी। जी जी F2 में ये है कि वो वहाँ पे काम वगैरह नहीं कर सकते, जी जी। तो वो अप्लाई कर सकते हैं एमफिल के लिए या हाँ जी हाँ जी, यूएसए में वो ली एक्सेट्रा? वो यहाँ आके वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, वो मतलब जॉब ढूंढ भी सकते हैं और उनको मिल जाएगा, ठीक है मतलब सर। वो कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर ये था कि प्रोफेसर को ईमेल करने के लिए सूटेबल टाइम क्या है? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हाँ मैं जब स्केड्यूल्ड में यूएस का 8 o'clock रखता हूँ तो वो मुझे नॉर्मली रिप्लाईज नहीं आते, लेकिन अगर हाँ मैं यूएस का 2-3 बजे रखता हूँ तब वो मुझे रिप्लाईज आते हैं। हाँ जी हाँ तो ये जी। चीज़ कंफर्म कर। हाँ, तो मतलब हम। ये आपकी अच्छी अप्रोच है। तो ये आपकी अच्छी अप्रोच है। अक्सर आप देखते हैं ना, जब किसी प्रोफेसर के बाद देखोगे ना, तो उसके ऑफिस हम्म। आवर्स भी लिखे होते हैं, ऑफिस आवर्स। अगर आप जी जी बिल्कुल। उस वक्त भी करोगे ना, तो उस वक्त भी आपको रिप्लाई, क्योंकि उस प्रोफेसर लैपटॉप के सामने बैठा होता है, तो वो भी ठीक है। बेहतर है। तो ये आपकी अच्छी अप्रोच है, ठीक। इस तरह देखेंगे तो ठीक बेहतर है। होता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी। सराश यूसुफ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बाकी कंट्रीज में अप्लाई करते हैं, जैसे सपोज चाइना में सीएससी होता है और थाईलैंड में एशियन नॉन एशियन, तो इस तरह यूएसए में कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट टाइप स्कॉलरशिप होती है या रेजिडेंशियल, या जस्ट हमें रिलाई करना होता है लाइक अपने प्रोफेसर पे? यहाँ यूनिवर्सिटी खुद एक अपना स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी खुद फंडिंग देती है। आप मतलब वो गवर्नमेंट फंडिंग नहीं होती, वो यूनिवर्सिटी फंडिंग होती है। और आपको प्रोफेसर पर रिलाय करनी होता, बस आप आपको यूनिवर्सिटी आपको देती है, यूनिवर्सिटी के साथ आप इंडिपेंडेंटली भी अप्लाई कर सकती है। इट्स मीन कि अभी प्रोफेसर का कंसेंट जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल। एप्लीकेशन प्रोसीड करो, जब डेडलाइन आए तो उसके बाद आपका वो प्रोफेसर फिर आपको खुद से वो देते हैं लाइक कि आपकी रिसर्च डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अ, नहीं, वो प्रोफेसर आप खुद चूज करती हो। अब यहाँ जब आती हो ना, तो आप मतलब मेरे साथ 12 लोग आए हैं मेरी बैच में, किसी ने प्रोफेसर चूज नहीं किया हुआ। और वो 2 साल बाद आप प्रोफेसर से मिलते हो, बात करते हो, और आपकी मर्जी आपको किसके साथ जाना है, तो आपको प्रोफेसर चूज आप खुद करते हो। और आपको प्रोफेसर, अगर आप फर्स्ट करो, आप किसी प्रोफेसर बात भी कर ली, आप इधर आके प्रोफेसर बदल सकते हो। और बदल वो 2 साल तक तो वो प्रोफेसर खुद भी आपका प्रोफेसर नहीं होगा, तो 2 साल बाद वो आपका प्रोफेसर होगा। मैथमेटिक्स के लिए ये है, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए कुछ और बात कहानी है। तो कंप्यूटर साइंस होगी। मैथमेटिक्स के लिए ये है कि प्रोफेसर आप आप वो नहीं हो कि आप उसी प्रोफेसर का काम करो, आप किसी तरह काम कर सकती हो। और मतलब मैंने भी जो नॉर्थ ईस्टर्न में अप्लाई किया था, मतलब प्रोफेसर को मतलब रीच आउट नहीं किया था, वहाँ पे भी एडमिशन हो गया था, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह है। और जी एक चीज और मैंने पूछनी थी, देखिए डेडलाइन जो आपने अभी लिस्ट शेयर की थी उसमें डिफरेंट है, तो इससे भी यही शो हो रहा था कि लाइक अगर कोई फंडिंग होती है लाइक गवर्नमेंट की या कुछ, तो उसकी तो डेडलाइन ऑलमोस्ट एक ही होती है ना। तो इस तरह से हर हर यूनिवर्सिटी की वेरी कर रही है, तो इसका मुताबिक यही हुआ कि हर यूनिवर्सिटी अपनी फंडिंग दे रही है, हमें जस्ट यूनिवर्सिटी को रीच आउट करना है, बाकी चीजों को भी फोकस नहीं करना, ना प्रोफेसर को और हाँ ना जी सर। बाकी। जी सर, यूनिवर्सिटी को रिचर्ड करना, और यूनिवर्सिटी के साथ ही उसकी डेडलाइन है। यूनिवर्सिटी का एडमिशन खत्म तो डेडलाइन का एडमिशन खत्म, तो बस यूनिवर्सिटी को रीच आउट करना है जितना ज़्यादा हो सके। असल में मैं ये चीज इसलिए पूछ रही थी, सॉरी मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब, मतलब ये पूछ रही थी कि देखें मैं कोई यूनिवर्सिटी सर्च करती हूँ तो मैं कैसे ढूंढूंगी कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में apply करना है, क्योंकि ये मुझे स्कॉलरशिप देगी या नहीं देगी पीएचडी के लिए।
तब कोई क्या ये हर आपको एक सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, यहाँ पीएचडी में एडमिशन का मतलब ही स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप के बगैर यहाँ कोई पीएचडी नहीं करता। ठीक है, क्लियर हो गया, जज़ाकल्लाह है जी जी थैंक यू। जी जी। तालिब हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग इंटरनेशनल टॉक दे लें रिसर्च पेपर पर, हाँ जी। तो क्या आइल्स की वीवर मिल सकती है हमें यूनिवर्सिटी से? वो अब उसका मुझे अंदाजा नहीं है, मगर मैं तो दोबारा मैं कहूँगा कि आपकी सीवी जितनी स्ट्रांग होगी तो छोटी छोटी चीजें वेव ऑफ हो जाती है। अब मतलब वो आप पर डिपेंड करता है। ये आप अगर अगर यूएसए में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक लिस्ट मिलेगी जहां पर वो ऐसे कंट्रीज होते हैं जिनको वो आइट्स मतलब ओनली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से इनफ होते हैं। तो आई थिंक सो पाकिस्तान तो मैं हमेशा देखता हूँ उसमें नहीं होता, तो आपको इसलिए आइट्स मेरे ख्याल में कर लेना ही बेहतर है। आई थिंक सो। ठीक है। और दूसरा ये कि यूएसए के अंदर ना डुलिंगो टेस्ट भी कहते हैं कि एक्सेप्टेबल होता है। हाँ जी हाँ जी। क्या ये जस्ट कोविड के दौरान था या अभी भी एक्सेप्टेबल है? वो कोविड के दौरान था, और अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल है, कुछ में नहीं है। वो आपके पास बहुत साफ साफ लिखा होगा यूनिवर्सिटी के ऊपर। टूलिंग कुछ में अभी भी एक्सेप्ट हो जाता है, मगर ये है कि मतलब आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। मगर प्रोफाइल अच्छी है तो डुलिंगो चल जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं। मैंने भी डुलिंगो ही दिया था। ठीक है सर, थैंक यू सो जी मच। जी जी। रहीमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पीएचडी के लिए जब हम एक डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो मोस्टली यूएसए में वो एक डिपार्टमेंट में कितनी कैंडिडेट्स मतलब इंटरनेशनल लेवल हाँ के वो हाँ। लेते हैं? वो डिपार्टमेंट में मोस्टली साल में बस 5 लोग होते हैं, तकरीबन अच्छा पाँच सर, सात मेरा तक आ जाते हैं। मेरा ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, लेट सपोज अगर एक कैंडिडेट है उसका प्रोफाइल मतलब स्ट्रांग है, रिसर्च एक्सपीरियंस भी है, पब्लिकेशन भी है, लेकिन आईलेट्स में वो जो रिक्वायर बैंड है लाइक 6.5 उसका हाँ जी 6 आ गया, तो क्या उसमें कोई रिलैक्सेशन वो करते हैं हाँ। फिर? देखो, मेरे कुछ दोस्तों ने अप्लाई किया था। उन्होंने ना अपनी यूनिवर्सिटी की मतलब यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी आपको लेके दे दे कि इंग्लिश मतलब इसको इंग्लिश बोलनी आती है, मतलब हमारा जो जो भी कुरिकुलम था वो इंग्लिश में था, तो वेव ऑफ हो जाता है। तो मगर आपके अगर आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है तो वो आपकी छोटी छोटी बातें इस तरह वेव ऑफ कर देता है। मतलब मेरा एक दोस्त था, उसकी अच्छी अच्छी खासी पब्लिकेशन थी, तो उसने उसका आइल्स में तो उसका कम आया था, तो उसने वो जो यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट दिखा के अपना वेव ऑफ करा दिया था। तो आपकी जितनी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है, फर्स्ट को आपके जीआरई सब्जेक्टिव में जनाब सब 50 से भी ऊपर आ जाते हैं, तो फिर तो सब कुछ ही वेव ऑफ है ना, सब इस तरह। तीसरा क्वेश्चन मेरा सर ये था कि लेट सपोज अगर एक डिपार्टमेंट में आपके साथ प्रोफेसर इन कांटेक्ट है तो उसका क्या रोल हो सकता है? मतलब सिलेक्शन कमेटी वो हाँ डिसाइड करती है ना देखो, एडमिशन, तो उसके डिपार्ट जी जी, वो प्रोफेसर का ये होता है कि अगर देखो प्रोफेसर आपको रिसर्च असिस्टेंटशिप दे रहा है, प्रोफेसर मतलब खुद आपको फंडिंग दे रहा है, तो फिर आपको आप डायरेक्टली आ सकते हो, उसमें तो मसला नहीं है। मगर प्रोफेसर ये मिनिमम तरीका ये है। ये दूसरा तरीका है, प्रोफेसर ने आप प्रोफेसर को पसंद करता है, प्रोफेसर भी आपको कमेटी में आपको रिकमेंड करेगा कमेटी के अंदर, तो प्रोफेसर की रिकमेंडेशन काफ़ी स्ट्रांग होती है। बाकी फिर भी 90% चांस होता है मतलब होने का, और नहीं हो मतलब 10% चांस होता है नहीं होने का, क्योंकि एडमिशन कमेटी भी डिसाइड करती है। मगर जो प्रोफेसर अगर आपको रिसर्च असिस्टेंटशिप देते हैं तो पक्का होता है। अगर वो आपको कहता है मैं आपको रिकमेंड कर दूँ कमेटी को, तो वो 90% चांस होती है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी। जी तलहा नवाज। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये पूछना था कि पीएचडी के एप्लीकेशंस के लिए जो है कोई एप्लीकेशन फ़ी होती है? लेट्स से मतलब 2 स्ट्रीम्स आपने जी बताई जी। हैं कि प्रोफेसर के थ्रू हम अप्लाई करते हैं, एक यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, तो उसकी क्या एप्लीकेशन फ़ी स्ट्रक्चर है? तो कुछ यूनिवर्सिटी के फ्री होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में $70 $60, अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में $300 तक पहुंच जाता है, मगर अक्सर 70 120 के दरमियान ही आता है। सही, बहुत शुक्रिया, जी जज़ाकल्लाह। जी। उमर सरवर। जी सॉरी, मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक दो कन्फ्यूजन है कि एक तो जीआरई सब्जेक्ट में लाइक 50 मार्क्स आ जाएं तो काफ़ी हैं, दूसरा जीआरई सब्जेक्टिव में इंग्लिश भी होती है, जस्ट ये सब्जेक्ट मैथ के रिलेटेड ही होता है? और जी सब्जेक्टिव में सब मैथ ही होती है आपकी। 60-70% कैलकुलस होती है,
और जी आपका क्या नाम है बाकी टोपोलॉजी मतलब मैं आपको हमेशा दिखा देता हूँ। हाँ, हम्म, मुझे जी ये हाँ जी हाँ जी हाँ मतलब ये एक मेन किताब है GRE की, इसी में सब कुछ होता है। वो इसमें मतलब सॉरी ये सब चीज़ें होती है मतलब अ, ये देखना जी ये नोबल भाई, कैलकुलस। क्या काइंडली आप ये सेंड कर सकते हैं, इधर सेंड करने हैं जवाद भाई को सेंड करने? हाँ मैं ये लिंक है, मैं लिंक जी आपको एक मिनट में मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। आप वो लिंक लिंक शेयर कर देता हूँ, और लिंक आप बाद में कर लेंगे। So, मैं जवाब भाई को लिंक या दे दूंगा, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। जी सही हो गया। दूसरा, यूएसए कनाडा के लिए मतलब ये जो पीएचडी आपने बोला कि जिसका एडमिशन होगा उसको स्कॉलरशिप मिलता है, ये कनाडा के लिए भी यही सेम चीज़ नहीं है या नहीं फिर? कनाडा के लिए नहीं, कनाडा के लिए एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ता है। सही। और सीजीपीए कितना का मैटर करता है? लाइक मेरा बैचलर में 3.6 है और एमफिल में भी 3.6 है। हाँ सीजी पे मैटर करता है देखो आपको देखो ना, आपके पास एक कागज का टुकड़ा है, एक बंदे का सीजी पे 2.4 है, एक का 3.6 है, तो मतलब आप 3.6 को नेचुरली उसकी तरफ रुजू करेंगे। बाकी पर्सन स्टेट में ज़्यादा मैटर करती है, मगर सीजी पे भी काफ़ी हद तक मैं कहता हूँ मैटर करता है, क्योंकि उन्होंने आपकी शक्ल आपको देखा नहीं होता, आपसे मिला नहीं होता, वो बस आपके कागज की बुनियाद पर आपको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो सीजी पे 3.6 अच्छा सीजी पे। सही, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये अरसलान खालिद खान। सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर डी लैंग्वेज हो तो उसमें आपके पास कितने मैक्सिमम स्कोर होने चाहिए, 120 प्लस होने चाहिए, क्या होने चाहिए? दूसरा सवाल ये है कि सर अगर ऑप्शन मिले आपको चाइना, मालयशिया, इंडोनेशिया, तो उसको अवेल करना चाहिए? उसको किस लिहाज से आप देखते हैं? क्योंकि यूएसए तो बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा मुल्क है, और उस लिहाज से अगर हम हाँ डेवलपिंग कंट्री की बात करें, चाइना तो फिर चाइना की भी नेक्स्ट गेम है, लेकिन सर हाँ उसको आप कैसे देखते हैं उसकी डिग्री के लिहाज से, उस एस्पेक्ट से? और CGPA बिल्कुल सर मैटर करता है, लेकिन जिस बंदे का लो CGPA हो, बीच में एकेडमिक उस लिहाज से ना हो, लेकिन उसकी रिसर्च प्रोफाइल अच्छी हो, उसने अच्छे कोर्सेज लिए हों, हाँ लाइक कोर्सेरा से या किसी और जगह से, तो उस हाँ, लिहाज से आप कैसे मैटर करते हैं कि वो प्रोफाइल किस तरह मेरिट में जा तो सकती है और हाँ उसको एडमिशन मिल सकती वो मैं आपको पहले क्वेश्चन में आपका आपका पहला क्वेश्चन शायद ये मलेशिया चाइना था। तो मतलब चाइना में चाइना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मगर वहाँ प्रोफेसर का वहाँ वर्क एथिक का थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ मसला है। प्रोफेसर ज़रा इलीगली अपने स्टूडेंट काफ़ी मैं देखता हूँ वो अब्यूज़ करते, तो इसमें मलेशिया काफ़ी अच्छी जगह है। मलेशिया भी काफ़ी अच्छी जगह है, इंडोनेशिया का मुझे अंदाज़ा नहीं है, मगर मलेशिया अच्छी जगह है, मलेशिया भी जा सकते हैं। यूएसए में भी बंदा। और बाकी आपने जीपे की बात की, जीपे किस तरह देखो, आपका जीपे कम आ गया ना, तो अपने पर्सनल स्टेटमेंट में लिख दो कि जनाब साहब ये एक साल था। मैं आपको अभी मैं एक जल्दी से आपको चीज़ दिखाता हूँ। ऐसे ये जो मैं पर्सनल स्टेटमेंट भेजी है, ये जो रखी है ना, इसमें देखना जैसे आप ये जो एक सैंपल था, इसमें देखना लड़की ने इस लड़की ने एक चीज़ लिखी है, देखना एक मिनट कहाँ गया, इन एडिशन देखना अलग, ये देखना, ये देखते ये पढ़े। During 2015 to 2016, my career was disrupted due to family obligations. However, upon मतलब आपके सीवी में कहने का मसला, आपके सीवी में अगर आपका फर्स्ट करो किसी रीजन की वजह से आपका जीपीए कम आ गया, तो आप अपने प्रोफेसर में लिख दो कि ये मतलब एक दो लाइनों में लिख दो ये मैं मसला था, इसकी वजह से उस साल मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। मगर उसके अलावा जब आप अपनी मतलब अगर आपकी पब्लिकेशंस है और आपने अगर जीआरडी सब्जेक्टिव में आपके 50 आए हैं या 40 से ऊपर आए हैं, तो फिर वो मतलब वो फिर कवर हो जाता है। आपको स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं चाहिए कि आप अच्छे कैंडिडेट हो। है? चले सर, गुड। फर्स्ट सवाल था मेरा सर ड्यूलिंगो के लिहाज से, उसमें हाँ मैक्सिमम कितने डुलिंगो। मार्क्स होने चाहिए? हाँ डुलिंगो का वहाँ और डुलिंगो में उसकी वेबसाइट में होता है कि इतने मार्क्स का इक्वलेंट इतना आइल्स होता है। तो अगर आपके उस मार्क्स का इक्वलेंट सेवन सेवन बैंड्स है, तो वो चल जाता है। और डुलिंगो का सबसे अच्छा फायदा है, आइल्स का ये मसला होता है कि आपको यूनिवर्सिटी भेजने के लिए आपको $70 आइल्स के भी देने पड़ते हैं। 5 यूनिवर्सिटी फीस फी होती है, 3-4।
बाकी पैसे देने पड़े। डुलिंगो तो आप फ्री किसी को भी भेज सकते हैं, ये फायदा होता है डुलिंगो बहुत में। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह। ठीक है जी। अब जी आखिरी सवाल जी जी उमर भाई। जी नौफल भाई, एक और बात के GRE सुना था मैंने कि 350 नंबर का होता है और इसमें से आप 320 लें तो ये वो GRE जनरल होता है। सही। एक एक जी जी। और GRE सब्जेक्टिव जैसे आपने बताया, तो इसमें कोई पासिंग क्राइटेरिया है, या जितने मतलब अच्छे आगे बेहतर है, या इससे कम आए तो मतलब वो उसका कोई फायदा नहीं होगा? पासिंग मतलब क्राइटेरिया मतलब 30 से कम आ गए तो कोई फायदा नहीं, मगर मतलब GRE सब्जेक्टिव का मतलब है अगर आपके 55 आए ना तो आपके 100 बटा जी 100 ही आए हैं। मतलब ये कहते हैं कि आपके 10-15 नंबर गलत ही हो, मतलब अगर आपके 55 है तो 100 बटा 100 है। 55/66, 55/66 है, फिर भी आपको 100 बटा 100 है। तो अगर आपके 40 या 35 से ऊपर नंबर है ना तो आप जी गुड एरिया में। सही। बहुत 50 से ऊपर है शुक्रिया। तो आप डन ही समझो, मतलब 47-48 पर आए ना तो आप अपना डन जी ही समझो था। सही। और ये मतलब क्लियर हो गया तो इट मींस एडमिशन हम सिक्योर कर सकते हैं? मतलब मैं 50+ की बात कर रहा हूँ। 50+ का मतलब है MIT वाले इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ। 50+ सही MIT में जाता है। जो फोर्टी सही। प्लस होता है वो तो कहीं भी आ सकता है। जो 30+ होता है भी वो मतलब उस लिहाज से। मगर अगर अगर आप अगर आपकी 1500 एप्लीकेशन है और 1500 में अगर आपने अकेले में GRE दिया हुआ है तो वो आप ही को देखेंगे, आपकी प्रोफाइल पहले वो पड़ेगी। सही। जी जी। तो ये GRE सब्जेक्टिव अमेरिका के लिए बहुत ही मतलब एक अच्छा प्लस पॉइंट है। सही हो गया। जी जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी जी। जी जी रेमुला भाई आखिरी सवाल जी आप काइंडली। सर मेरा ये क्वेश्चन था डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। आप वहाँ पे मौजूद है तो डॉक्यूमेंट्स पहले कौन कौन से वेरीफाई करना चाहिए और कहाँ कहाँ से वेरीफाई करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद वो चेक करेंगे ना तो नहीं वो यहाँ वो उसका। ज़्यादा डॉक्यूमेंट चेक करते हैं मगर वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। मगर फ्यूचर का अगर फ्यूचर रहना चाहते हो तो उसके लिए बेहतर है कि आप HSC और मोपा से टेस्ट करा लें डॉक्यूमेंट्स अपने सारे। ओके थैंक यू। जी जी। जी Realme 6i में बैटरी भी खत्म हो गई है जी। जी लास्ट क्वेश्चन इससे पहले शट डाउन हो जाए। हाँ चले चले शायद वो। हाँ आई थिंक सो इधर नहीं वो तो। आई थिंक जी सो जी काफी कुछ जो है वो कवर हो गया नौफल भाई। आई थिंक सो हमने भी काफी कुछ सीखा है। हमें तो जी पहले यही था कि क्या वो जो होता है GRE अस्सलाम जनरल होता वालेकुम। है, लेकिन सब्जेक्टिव के हवाले से भी काफी सीखा है। हाँ हाँ जी 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 सवाल पूछते हैं जी जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सलाम। मेरे ना आपसे दो तीन क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बंदा PID प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इसमें अगर MPhil के बाद जाता है तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोर्सेज कुछ और हो सकते हैं या कुछ उनका सिलेबस कुछ और थोड़ा होता है, तो वो उधर जाके बंदे का सिलेबस कैसे कवर होगा फिर? वो हो जाता है कवर। वो हो आप मैथमेटिक्स में वही होता है, आप कंटिन्यूटी वहाँ भी कंटिन्यूटी यहाँ भी कंटिन्यूटी। अच्छी बात है अगर हमने मतलब सही। किताबें इंग्लिश ऑथर की होती है अगर हमने पढ़ा हो तो कोई मसला नहीं था। अच्छा, और आपने ना दो तीन नाम लिए हैं, एक ग्रीस यानी GRE सब्जेक्टिव, डुलिंगो और राइट्स। अब ये मुझे ये पूछना है कि अगर तो बंदा डुलिंगो दे देता है तो आर्ट्स की कोई जरूरत नहीं? जी जी हाँ जी। कोई मतलब कोई यूनिवर्सिटी में डुलिंगो एक्सेप्टेड होता है तो उन यूनिवर्सिटीज अच्छा। की कोई और जरूरत नहीं। अगर जी, और अगर GRE सब्जेक्टिव बंदा दे देता है तो फिर डुलिंगो और आइट्स दोनों देने की कोई जरूरत नहीं है? मतलब एज अ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना अच्छी बात है, वो जरूरी है। मगर मतलब मैं ज्यादा एग्जैगरेट नहीं करना चाहता और मैं मतलब मैं कहने का मकसद है आपकी प्रोफाइल, आपको अपनी प्रोफाइल बेस्ट बेस्ट शो करनी है। जितनी चीजों करोगे उतना बेहतर होता है। जी। मतलब जी नौफल जी भाई, ये भी बता दें, अगर बंदे के पास सिर्फ GRE सब्जेक्टिव है और हाँ यूनिवर्सिटी वालों ने ना उसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, हाँ तो जी वो फिर चल जाएगा, चल ठीक जाएगा। है? सही। ठीक हो गया, जी ठीक। जज़ाकल्लाह सर। जी हाँ, जी जवाब भाई से। हाँ
थैंक यू वेरी मच कि हमने भी काफी सीखा, और आई थिंक सो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने कवर ना की हो। फिर माशाल्लाह से आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, इतना हमें टाइम दिया, तो जज़ाकल्लाह। नहीं, आपका शुक्रिया, आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हाँ, तो लोगों ने भी अच्छे क्वेश्चनिंग की है, हमें खुशी हुई है लोगों की क्वेश्चनिंग सुन के। जी जी हाँ जी। बाकी ये आपने जो लिंक दिया है वो वेबसाइट का, उस पे आपकी ये प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है? हाँ जी, हाँ जी, मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, मतलब जी nofilsakan.com जी, लिखेंगे, आपको वहाँ मिल जाए, रिसोर्सेस में मिल जाएगी। ठीक हो गया, जज़ाक। जी। बाकी शायद अभी आई थिंक सो आपका भी वो फिर बैटरी इशू है, तो आई थिंक सो काफी हो गया, तो हमें जी जी वाइंड अप करना चाहिए। चलो तो जी जी बकाया हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक हमारे एक डॉक्टर फोजिया शायद उनका नाम है, आप तो करेक्ट जानते हैं, जी जी तो वो इंशाल्लाह टॉक देंगे यूएई स्कॉलरशिप्स पे। तो आई थिंक सो सबको फिर से इनविटेशन है कि वो अटेंड करें और उसमें से लर्निंग करें जितना सीख सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज का, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं। हाँ